जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अपने चैम्बर में उपस्थित नहीं रहा 2-3 दिन, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मुझे खेद है। पुनः उपस्थित हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग के एग्ज़ाम आने के पहले जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं उसको सॉल्व ज़रूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इधर रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं और उसमें समय नहीं लगेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। हम चर्चा कर रहे थे पूर्व के प्रश्न पत्रों का जो यूपी-एचजीएस में पूछे गए हैं, और अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2012 का विधि प्रश्न पत्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 1A ये कह रहा है कि संविदा भंग पर केवल ऐसी हानि की पूर्ति की जाती है जो संविदा करने के समय पर दोनों पक्षकारों की जानकारी में रहती है। विवेचना कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन है ये धारा 73 पर आधारित है। हम लोग 73, 74, 75 जो संविदा अधिनियम है उसमें देखते हैं कि एक परिनिर्धारित नुकसानी की बात कही गई है, एक अपरिनिर्धारित नुकसानी की बात कही गई है, और एक बात कही गई है जो धारा 75 में है कि कहीं बॉन्ड वगैरह भरा गया है, बंधपत्र भरा गया है जो फिक्स है, तो उसको पूरा का पूरा जो है वसूल किया जाएगा। या जैसे कोई उससे संबंधित हो, क्या बोलते हैं, दंड स्वरूप संविदा में अगर जो उसको है कि मैंने किसी व्यक्ति द्वारा कोई संविदा का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें दंड के स्वरूप में प्रतिकर के रूप में देना होगा, तो वो भी पूरा का पूरा वसूल किया जाएगा। लेकिन ये भी युक्तियुक्त है, न्यायालय के विवेक पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि दंड का स्वरूप भी इतना नहीं होगा कि वो व्यापारिक जो चलन है उसके विपरीत हो। अब जो इसमें क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संविदा भंग पर केवल ऐसी हानि की पूर्ति की जाती है जो संविदा करने के समय पर दोनों पक्षकारों की जानकारी में रहती है। अब इसके कहने का सेंस ये है कि किसी ऐसे संभावनाओं का जिसके बारे में न तो वादी को पता हो न तो प्रतिवादी को पता हो, तो उन संभावनाओं के लिए प्रतिकर की बात नहीं की जाएगी। अब ये नहीं कि अपरिनिर्धारित नुकसानी में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो होता है, क्षति की दुरस्थता, उसको संभावना को रख के यहाँ नहीं किया जाएगा। अब जो क्षति की दुरस्थता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो हम लोग पढ़ते हैं टार्ट में, वहाँ चूँकि जो गलती की जाती है उसकी दुरस्थता देखी जाती है। संविदा में उस की बात की जाती है जो क्षति होती है उसकी बात की जाती है कि उसकी संभावना कितनी थी, जानकारी थी कि नहीं थी। तो अब देखिए, इसमें ये सामान्य क्षतिपूर्ति होता है, एक विशेष क्षतिपूर्ति होता है। तो सामान्य क्षतिपूर्ति से संबंधित जो है मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंद राय का मामला है। इसमें कहा गया कि एक मामले में दर्जी ने रेलवे को कपड़ा एक स्थान पर ले जाने के लिए दिया जहां से आने वाली मेले में वह विशेष लाभ पाने की प्रत्याशा रखता था, किंतु रेलवे इस तथ्य से परिचित नहीं था। रेलवे ने मेला बीत जाने पर उन कपड़ों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। न्यायालय का निर्णय था कि दर्जी का मेले में संभावित बिकने वाले कपड़ों की हानि के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं थी, अपितु केवल साधारण विलंब के लिए उत्तरदायी था। ये तो एक हो गया इसका उदाहरण। दूसरा है आपका विशेष क्षतिपूर्ति का। अब हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो धारा 73 है वो हेनरी बनाम मैक्सवेंडल का जो मामला है उस पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। और 73 का जो पैरा 2 है ये कह रहा है कि इस प्रकार की प्रतिपूर्ति संविदा के कारण किसी दूरस्थ एवं अप्रत्यक्ष हानि अथवा नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जो पैरा 2 है वो इसी बात का कह रहा है जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब विशेष क्षतिपूर्ति क्या है? मद्रास रेलवे वाले मामले में दिए गए निर्णय से स्पष्ट है कि विशेष क्षतिपूर्ति के लिए वादी प्रतिवादी को संविदा भंग से होने वाली विशेष हानि की परिस्थितियां अवगत कराना आवश्यक होता है। अब जैसे इसमें था कि एक केस सिम्पसन बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, ये कह रहा है कि बी ने जानवरों के चारे का विक्रेता रेल द्वारा उसका नमूना विशेषकृत प्रदर्शनी के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए दिया और यह तथ्य रेलवे कंपनी को ज्ञात था।
वह चारा प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद गंतव्य तक पहुंच सका। निर्धारित किया गया कि चूंकि रेलवे को विशेष परिस्थितियों से अवगत करा दिया गया था, इसलिए प्रदर्शनी में जिन ग्राहकों को वह चारा प्रदत्त किया जाना था वह न कर पाने के कारण तथा ग्राहकों द्वारा उस क्षतिपूर्ति का मूल्य विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। तो अब दोनों केसों में हम लोगों ने देखा कि जहां पक्षकारों को पता है और उसके बाद भी उस चीज़ का अवहेलना किया जा रहा है, तब ये माना जाएगा कि उसको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। अब डोमिनियन ऑफ इंडियन बनाम ऑल इंडिया रिपोर्टर के मामले में क्या हुआ था कि एक पुस्तक विक्रेता द्वारा रेलवे से स्वयं के लिए पुस्तकें प्रदत्त करने हेतु उस पर लादा। रास्ते में परिवहन के दौरान उनमें से 3 अंक खो गए, जिससे उसका AIR का पूरा सेट बिगड़ गया। अब प्राप्तकर्ता ने रेलवे पर वाद दायर किया तो न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया कि चूंकि रेलवे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सेट खोने से पूरा क्रम बिगड़ जाएगा, अतः रेलवे पर केवल 3 अंक के खोने की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए दायित्व ठहराया गया। अब ये जो 73 है, धारा 73, उसको आप देखेंगे तो उसमें जो 2 बातें कही गई हैं, कह रहा है कि प्रतिपूर्ति में क्षतिपूर्ति पक्षकार को उसी स्थिति में लाया जाता है जिससे कि वह क्षति कारित होने के पूर्व था। अतः संविदा भंग के परिणाम स्वरूप संविदा भंग की तिथि पर, संविदा भंग करने तथा संविदा भंग की तिथि पर कारित हानि के बीच जो अंतर है क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि क्षतिग्रस्त पक्षकार केवल प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी, न कि दूरस्थ क्षति के लिए। अब एक और इसमें केस है हाफ्स बनाम लंदन एंड डब्ल्यू रेलवे कंपनी का, कि इस मामले में हाफ्स ने उसका परिवार हैम्पटन से विम्बलेड की यात्रा की, किंतु रेल के गलत दिशा में मुड़ जाने के कारण परिवार को ऐसे स्थान पर छोड़ा जहां न रहने की जगह थी, न वहां गंतव्य स्थान तक पहुंचने के साधन थे। अब उनको पैदल जाना पड़ा। पैदल जाने के वजह से वो उनका और तबीयत बिगड़ गया, और तबीयत बिगड़ जाने से उनको काफ़ी जो है पैसे खर्च करने पड़े। तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो डिसाइड किया गया, ये कहा गया कि पी की कार डी की उपेक्षा से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और ये चूंकि न्यायालय ने केवल असुविधा के लिए क्षतिपूर्ति दी, क्योंकि बीमारी वस्तुओं के सामान्य अनुक्रम में नहीं की जा सकती थी। बीमारी का रेल की गलत दिशा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और वह अत्यधिक दूरगामी परिणाम थी। तो यहाँ भी जो दूर की बात कही जा रही है कि जहाँ क्षति हो रही है किसी घटना के मतलब संविदा भंग से, और उस संविदा भंग से संभावना उसकी बहुत कम है, मतलब उस जो संविदा भंग की जा रही है उसकी संभावना कम है, तो वहाँ क्षति की दुरस्थता देखी जाएगी और उस हिसाब से उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब इसमें इस तरीके से आप दे सकते हैं इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 1B है। 1B कह रहा है कि एक दूसरे से झगड़ों से तंग होकर पति और पत्नी दोनों ने एक करार किया, जिसमें पत्नी और अपने पति से अस्थायी रूप से अलग रहने के लिए सहमत हो गई और पति उसको 1000 रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता देने का वचन दिया। 6 माह बाद पति ने भरण पोषण भत्ता देने से इनकार कर दिया। क्या न्यायालय में पत्नी अपने पति के विरुद्ध करार को प्रवर्तित करा सकती है? देखिए, ये संविधान अधिनियम की धारा 25 पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें जो 3 बातें कही गई हैं कि बिना प्रतिफल के भी संविदा वैध होता है, तो उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई पारस्परिक प्रेम और स्नेह के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अंतरण करता है और उसमें उनका निकट संबंध हो, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिखित रूप में होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेलिटी है तब तो वो वैध होगा, भले ही उसमें प्रतिफल का अभाव है तो क्या हुआ, जैसे गिफ्ट हो गया। अब एक केस था राजलकी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का मामला, उसी पर आधारित ये पूरा जो प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन का वो है। और उसमें ये बताया गया था कि चूंकि ये दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके अलग होकर के इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट किए थे, यानी कि इसमें कोई पारस्परिक प्रेम और स्नेह नहीं था, और इसलिए इसमें प्रतिफल का कोई गुंजाइश नहीं था, और प्रतिफल के बिना ये संविदा शून्य होता है और इसके वजह से इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो इसको आप क्वेश्चन का इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं इस तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 2A। भागीदारी जो एक इच्छाधीन भागीदारी है,
को एक भागीदार द्वारा भागीदारी से निवृत्त होने की अपने आशय की अन्य भागीदारों को सूचना देकर विघटित किया जाता है। वह कौन सी तिथि है जब से ऐसा विघटन प्रभावी हो जाता है? बाहरी व्यक्तियों के साथ फर्म के संव्यवहार के संबंध में ऐसे भागीदार का दायित्व कब समाप्त हो जाता है? देखिए, ये धारा 7, 43 और 45 पर आधारित क्वेश्चन है। भागीदारी अधिनियम में धारा 7 में बताया गया है कि एक इच्छाधीन भागीदारी क्या होता है। तो उसके बारे में कहा गया कि ऐसी भागीदारी जिसकी अवधि के संबंध में भागीदारों के मध्य हुई संविदा द्वारा कोई व्यवस्था न हो, और ऐसी भागीदारी जिसके समापन हेतु संविदा द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो, तो उसको सूचना द्वारा विघटित किया जा सकता है और ये इच्छाधीन भागीदारी मानी जाएगी। अब इच्छाधीन भागीदारी का विघटन जो होता है वो धारा 43 में बताया गया है कि सूचना द्वारा फर्म का विघटन कैसे होता है। तो उसमें बताया गया है कि जहाँ संविदा द्वारा भागीदारी की अवधि का प्रावधान न किया गया हो, वहाँ किसी भागीदारी ऐच्छिक भागीदारी कही जाती है, और इस प्रकार जहाँ संविदा द्वारा भागीदारी के समापन के संबंध में प्रावधान न दिया गया हो, वहाँ भी ऐसी भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी कहा जाता है। और धारा 43 के अनुसार किसी भी भागीदार द्वारा भागीदारी के विघटन का आशय इंगित करते हुए अन्य सभी भागीदारों को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन किया जा सकता है। नोटिस में उल्लिखित तिथि से फर्म का विघटन प्रभावी हो जाता है। यदि नोटिस में कोई तिथि उल्लिखित न हो तो नोटिस की संसूचना से विघटन प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ दो बातें कही गई हैं धारा 43 में, जहाँ इच्छाधीन भागीदारी है। एक तो नोटिस यदि दी गई है और उस नोटिस में कोई टाइम स्पेसिफिक रूप से वर्णन कर दिया गया है कि इस तिथि से विघटन मान लिया जाएगा, तब वो हो जाएगा। अगर जो कोई तिथि वर्णित नहीं है तो जिस दिन नोटिस प्राप्त हुआ, मतलब सूचना प्राप्त हुआ, संसूचना, उस तिथि से मान लिया जाएगा कि नोटिस के दिन से वो विघटन हो गया। अब ये लाइबल होंगे कब से नहीं होंगे, उसके बारे में धारा 45 बताता है। अब धारा 45 कह रहा है कि फर्म का विघटन होने पर विघटन की लोक सूचना दी जानी चाहिए। सूचना किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकती है। यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो फर्म के विघटन के बाद भी किसी भी भागीदार के ऐसे कार्यों के लिए जो विघटन से पहले किए जाने पर फर्म दायी होता, सभी भागीदार पर व्यक्तियों के प्रति दायी होंगे, किंतु सूचना के बाद के कार्यों के लिए नहीं दायी होंगे। यानी कि जो पब्लिकेशन होगा उस पब्लिकेशन के तिथि के बाद ये लोग लाइबल नहीं होंगे। पब्लिकेशन के तिथि के पहले जितने भी कार्य किए गए हैं उसके लिए लाइबल होंगे। और यही बात धारा 45 का आ रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर धारा 43 और 45 का वर्णन करके पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी है। एक भागीदार के विकसित प्राधिकार के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक सॉलिसिटरों के एक फर्म का भागीदार फर्म के नाम से 5,000 रुपये उधार लेता है। क्या यह उसके विकसित प्राधिकार के अधीन यह एक वैध कार्य होगा? अब देखिए, क्वेश्चन जो है वो भागीदारी अधिनियम की धारा 19(1) पर एवं 22 पर आधारित है। साथ में 20 भी है, 21 भी है। इसका भी आप वर्णन करेंगे कि कब जो है भागीदार जो है विकसित प्राधिकार के तहत वो कार्य कर सकता है। तो चूँकि 19 में जो बात कही गई है उसके प्राधिकार की बात कही गई है कि वो क्या कर सकता है, और उसका जो 2 है उसका ये बात कर रहा है कि विकसित प्राधिकार में वो क्या नहीं कर सकता है। तो अब इसके बारे में अगर जो देखा जाए तो इसमें 3 बातें हैं। ये कह रहा है कि कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे कि फर्म की प्रकृति का व्यापार करने में किया जाता है, तो इस तरीके का कार्य वो कर सकता है। दूसरा कार्य कि ऐसा कार्य ऐसे व्यापार के सामान्य ढंग से किया जाता हो, उस तरीके से वो कर सकता है। तीसरा कार्य कि वह कार्य फर्म के नाम में हो अथवा अन्य इस प्रकार से दर्शित हो कि उससे फर्म को बाध्य करने का आशय विकसित होता हो, तो इस तरीके से वो कार्य कर सकता है। अब प्रत्येक भागीदार द्वारा फर्म को बाध्य करने के विकसित प्राधिकार में आने के लिए निम्न प्रकार का कार्य किया जा सकता है। तो इसमें गिनाए गए हैं। इसमें कह रहा है कि वह पहला है, वह फर्म के सामान को बेच सकता है किंतु वह भागीदारों की सहमति के बिना फर्म की अन्य अचल संपत्ति नहीं बेच सकता है। दूसरा कार्य कि वह फर्म की साख पर ऐसे सामान खरीद सकता है जो फर्म को व्यापार चलाने के लिए आवश्यक हो। तीसरा कार्य कि वह फर्म के व्यापार को संचालित करने के लिए नौकर रख सकता है। चौथा कार्य कि वह किसी व्यक्ति द्वारा फर्म को देय ऋण का भुगतान प्राप्त कर रसीद दे सकता है।
5वां कह रहा है कि वह फर्म का नाम पर चेक काट सकता है किंतु गैर व्यापारिक फर्म के मामले में पश्चातवर्ती तिथि यानी कि पोस्ट डेटेड चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। 6वां कह रहा है कि वह फर्म से समव्यवहार करने वाले व्यक्ति से फर्म के लेखा को सुलह कर सकता है। 7वां कह रहा है कि वह फर्म की ओर से वाद दायर कर सकता है और फर्म के नाम पर लाए गए वाद का बचाव कर सकता है। 8वां कह रहा है कि किसी व्यापारिक फर्म में भागीदार व्यापार के लिए फर्म की साख पर ऋण ले सकता है और फर्म तब दायी होंगे भले ही भागीदार धन का दुरुपयोग क्यों न कर ले। तो इस तरीके के विवक्षित प्राधिकार हैं। अब इसमें केस है मथुरा नाथ बनाम श्री जुललता का। ये कह रहा है कि ABC जंगली हाथी पकड़ने के लिए व्यापार में भागीदार थे और A ने B तथा C की सहमति के बगैर हाथियों को फंसाने के लिए एक हाथी किराए पर लिया जो हाथी पकड़ने के दौरान मर गया। अब उस स्थिति में कह रहा है कि यह कार्य सहभागी प्राधिकार की परिधि में आता था, इसलिए फर्म दायी होगा। मतलब भले सी के नॉलेज में नहीं था, लेकिन ये माना जाएगा कि ये विवक्षित प्राधिकार में आता है और ये कर सकते हैं। अब इसके बाद से धारा 20 है। ये कह रहा है कि भागीदार पारस्परिक संविदा द्वारा किसी भागीदार के विवक्षित प्राधिकार को विस्तृत या सीमित कर सकता है। मतलब जो भागीदार हैं आपस में एग्रीमेंट करके उस जो लिमिट बनाए गए हैं, जो धारा 19(1) में कही गई बातें हैं या जो धारा 19 की 2 में रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको ये कह रहा है 20 में कि ये घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिस्ट्रिक्शन को संविदा द्वारा। 21 कह रहा है कि आपात परिस्थितियों में भागीदार फर्म को फर्म की क्षति से बचाने हेतु ऐसे सभी कृत्य कर सकेगा जो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में अपने मामले में करता भागीदार के ऐसे कृत्य फर्म को आबद्ध करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। अब जो इसमें समस्या है कि जो सॉलिसिटर था वो 5,000 ऋण जो लिया है और वो किस प्रकार के प्राधिकार में आएगा, तो ये इसके आंसर में ये कहा जा सकता है कि चूंकि सॉलिसिटर फर्म का कार्य ऋण लेना एवं देना नहीं है, अतः यह उनके विवक्षित प्राधिकार से बाहर का कृत्य है, अतः फर्म दायी नहीं होगी। इस तरीके से आप इसका आंसर दे देंगे और ये आंसर पूर्ण हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रथागत सुखाचार से आप क्या समझते हैं? ऐसे सुखाचार को स्थापित करने के लिए मुख्य संगठकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए सुखाचार तो शब्द ही है कि एक है सुखाचार, लेकिन जब आप सुखाचार अधिनियम पढ़ेंगे तो उसको कई रूपों में बांटा गया है। जैसे आप 13 पढ़ेंगे तो उसमें नेसेसिटी वाला बताया गया है, आवश्यक सुखाचार क्या होता है। 18 पढ़ेंगे जिस पे ये क्वेश्चन आधारित है, उसमें बताया गया है कि रूढ़ि या प्रथागत सुखाचार क्या होता है। फिर जब 15 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि चीर भोग सुखाचार क्या होता है। तो नाम सबका अलग अलग है, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसके आधार पर आप अलग अलग नाम में देकर इसको बांट सकते हैं। तो जब हम धारा 18 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि इस प्रकार का सुखाचार क्या होता है, बस सीधे कह दिया है कि जो रूढ़ि और प्रथागत सुखाचार चले आए हैं, मतलब जो रूढ़ि और प्रथा के अनुसार कोई सुखाचार प्राप्त है किसी व्यक्ति को, तो वो सुखाचार की श्रेणी में आएगा, उसको रूढ़िगत या प्रथागत सुखाचार कहा जाएगा। तो अब इससे संबंधित जो है 2-4 केसेज भी हैं। अब जैसे भोलानाथ बनाम मिदनापुर जमींदारी कलकत्ता जो है चारागाह संबंधी जो सुखाचार है उसको बात करता है। मोहिद्दीन बनाम शिवलिंगम्पा जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित सुखाचार के बारे में बात करता है। मानिकलाल बनाम मोहनलाल एकांतता या गुणवत्ता से संबंधित जो सुखाचार है उसके बारे में बात करता है। प्रभुलाल बनाम लीलाधर खेल और मनोरंजन संबंधी जो सुखाचार है उसकी बात करता है। तो और जब धारा 18 को हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए एक लाइन में लिखा है सुखाचार किसी स्थानीय रूढ़ि के अधिकार पर अर्जित किया जा सकेगा और ऐसे सुखाचार रूढ़िक सुखाचार कहलाते हैं। तो इसमें कुछ बात ही नहीं कहा गया है, एक लाइन का ये धारा है। अब ये रूढ़ि क्या होती है या वैध रूढ़ि क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे उसके अंदर प्राचीनता होना चाहिए, औचित्यता होना चाहिए, प्रथा को निश्चित होना आवश्यक होना चाहिए, नैतिकता से वो सही होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और इसका जो मतलब वैध रूप से होना चाहिए और इसका साक्ष्य में प्रमाण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रमाणित रूप से, यानी कि इसका विगत वर्षों से प्रमाण चला आया हो कि ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार का सुखाचार का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं कि क्या होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3B है, वादी एक खाद्य अनाज का व्यापारी जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, एक खाद्य निरीक्षक की दुर्भावना का शिकार बन जाता है, जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत झूठे आरोपों में अभियोजित करता है। वादी को गिरफ्तार किया गया और 7 दिनों तक निरुद्ध किया गया था। विचारण के पश्चात उसको दोषमुक्त कर दिया गया था। क्षतिपूर्ति के लिए वादी के वाद में राज्य और निरीक्षक का यह कथन था कि चूंकि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण नहीं था, इसलिए खाद्य निरीक्षक के कार्य के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं था। वाद अवश्य यह असफल हो जाना चाहिए, क्या खाद्य निरीक्षक के कार्य के लिए राज्य प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी होगा। देखिए, जो इसमें क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन बने हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हम पिछले किसी साल में पूछा गया था, या तो 2007 में पूछा गया होगा या 9 में, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये पंजाब राज्य बनाम देश राज के संबंधित जो मामले थे उसी पर आधारित है। और इसमें 2 बिंदु तैयार किए गए। पहला कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जब ये बात इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि विचारण समाप्त होने के पश्चात उसको छोड़ दिया गया था, माने दोषमुक्त कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन माना जाएगा। क्योंकि जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन का इंग्रीडिएंट्स यही है कि पहले जो वाद निर्णित किया गया हो वो वादी के फेवर में किया गया हो, यानी कि जो प्रतिवादी है, जो अब वादी हो जाएगा इसमें, उसके फेवर में वाद निर्णित किया गया हो। और दूसरी बात कही गई कि उसमें क्षति हुई हो और विद्वेषपूर्ण वो अभियोजन चलाया गया है। तो ये इस केस में भी जो क्वेश्चन है उसमें भी ये बात स्पष्ट कह दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य के प्रति दायित्व होता है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि जो राज्य का दायित्व है उसमें 2-3 बातों को देखना होता है कि एक तो राज्य का जो दायित्व तब उत्पन्न होगा जब वो पद जो है, पद के अनुरूप उस क्या बोलते हैं, जब नियोजन के अनुक्रम में वो कार्य किया गया हो और वो विद्वेषपूर्ण रूप से किया गया हो, तब वो राज्य भी इसके लिए उसके लिए दायी होगा। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बंधक, दृष्टिबंधक, गिरवी एवं प्लावन भार में क्या अंतर है। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसमें कि तीनों में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ए अपना गृह एक्स, बी, सी और डी को क्रमशः 80,000 रुपये, 40,000 रुपये एवं 20,000 रुपये में बंधक रखा था। ये अपने गृह वाई को डी एवं सी को क्रमशः 30,000 रुपये एवं 15,000 रुपये में बंधक रखता है। गृह एक्स एवं वाई को क्रमशः 1 लाख रुपये और 30,000 रुपये में विक्रय कर दिया गया। किए विक्रय में बी, सी एवं डी का क्या अधिकार है। देखिए, ये धारा 48 TPA जो है उससे संबंधित है, यानी कि प्रियॉरिटी का रूल लागू होगा यहाँ। चूँकि क्वेश्चन में इसमें अनुपात में बांट दिया है, तो अनुपात में यदि बांटने का देखा जाएगा तो सामान्य नियम पहले अपनाया जाएगा, जो धारा 48 है, खासकर बंधक के मामले में, जो उसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति पहले है उसके पहले बंधक धन को तुष्ट किया जाएगा। यदि कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। दूसरी बात, इसमें ये कहीं से नहीं कह रहा है कि बंधक के अलावा क्रमबंधन की बात है। तो यहाँ पे जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें पहले जो है बी को दिया जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचता है वो सी को दिया जाएगा, फिर उसके बाद से डी को दिया जाएगा। चूँकि ये दोनों बंधक अलग अलग किए गए हैं, अलग अलग समयों पे किए गए हैं, तो उसी अनुसार इनके बंधक धन को भी बांटा जाएगा। भले ही उसमें आखिरी वाले को 1 रुपया बचे या न बचे, इसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी को उसी अनुपात में बांट दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से जब धारा 48 पढ़ेंगे TPA का, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आखिरी वाले को भी बचना जरूरी है। पहले तुष्टि होगा उसका जिसका बंधक पहले हुआ है, उसके बाद दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5A है, क्या सभी संविधाएं वस्तुनिष्ठ प्रवर्तित कराई जा सकती हैं? यदि नहीं तो सुसंगत प्रावधानों को दर्शित करते हुए अपवादों को वर्णित कीजिए। देखिए, क्वेश्चन धारा 10 पर आधारित है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और धारा 14 पर आधारित है। उसमें ये बताया गया है कि किसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है और किसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो जब हम धारा 14 को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप 10 को देख लें। धारा 10 में ये कहा गया है कि दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सब सेक्शन 2 ऑफ 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16
अब जब हम धारा 14(11)(2) पढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेसेस ऑफ हिज पावर्स आर इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। मतलब कहने का इसका ये है कि न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में कोई संविदा का किया गया है संविदा भंग, तो उसका निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। पुनः जब हम धारा 14 की बात पढ़ते हैं तो 14 में 3 बातें कही गई हैं कि कब इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। 4 बातें हैं। तो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, नेमली पहला है कि वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। मतलब जो धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित जो परफॉर्मेंस है करा लिया गया है, तो उसके बाद फिर जो है किसी संविदा का इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी कि परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। बी कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। मतलब कोई ऐसा कर्तव्य है जिसका निरंतर जो है पर्यवेक्षण करना है, तो उसमें भी न्यायालय जो है कोई परफॉर्मेंस नहीं करा पाएगा। तीसरा का रसीस का ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेशली परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। मतलब कोई किसी व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित कोई कार्य कराना हो तो उसका भी परफॉर्मेंस न्यायालय द्वारा नहीं कराया जाएगा। और आखिरी में कह रहा है चौथा, ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। मतलब जो शून्यकरणीय प्रवृत्ति के कोई ऐसी संविदा है तो उसका भी इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से बातें कही गई। और 16 में जब पढ़ेंगे आप धारा 16 को, तो इसमें कह रहा है कि अनुतोष का व्यक्तिक वर्जन, और उसमें भी ये बातें कही गई हैं 3 तरह की। ये कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन। मतलब जो व्यक्ति है उसके पक्ष में कब नहीं कराया जाएगा, तो वही बात कर रहा है कि यदि उसने धारा 20 के तहत वो प्रतिस्थापित परफॉर्मेंस करा लिया है तब नहीं कराया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग आर वायलेट्स एनी इसेंशियल्स टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड आर एक्ट इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर विलफुली एक्ट एट वेरियंस विथ आर इन subversions of the relation intended to be established by the contract। मतलब ये ऐसा है कि इस प्रकार का समर्थ बनाया गया है कि उसको अगर उसको इतना मर्मभूत है कि यदि उसको इन्फोर्स कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब विकृति पैदा कर देगा, उसको कोई लॉफुल यूज नहीं हो पाएगा, तो उसको भी इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा कि हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म एज इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म बाय हिम अदर देन टर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन प्रिवेंटेड आर वेब्ड बाय द डिफेंस। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति द्वारा ये न्यायालय में जाया जा रहा है कि परफॉर्मेंस कराया जाए और उसी की ही ज़्यादा उसमें दोष है और वो अपने उस दोष को ना साबित करने में ही वो असमर्थ हो जाता है, तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है अपने फेवर में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और अगले क्वेश्चन का मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे विश्वास है कि मेरी बातें आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। आप लोग उन धाराओं को भी पढ़ लीजिएगा जिसका मैंने चर्चा किया है और बेयर एक्ट भी देख लीजिएगा, साथ में कमेंट्री भी देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड केस भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।